नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट राजस्थान और मैं हूं आपके साथ प्रशंसा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने जयपुर में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया दी और बताया कि आतंकी संगठन टीआरएफ को अमेरिका ने आतंकवादी संगठन के रूप में प्रतिबंधित कर दिया है। त्रिवेदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की कूटनीति ने कई महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलताएं हासिल की। सुधांशु त्रिवेदी ने मोदी सरकार की सैन्य और कूटनीतिक क्षमता का जिक्र करते हुए बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपनी सैन्य शक्ति को प्रदर्शित किया। वहीं दूसरी और कूटनीतिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन्होंने विपक्ष के नेताओं द्वारा विदेश नीति को लेकर किए गए आलोचनात्मक बयानों पर भी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने विपक्ष के बयानों को लेकर भी तीखी टिप्पणी की और कहा कि भारत में ऐसा गैर जिम्मेदार विपक्ष नहीं देखा गया है। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की है। हाल ही में पहलगांव में दुर्दांत आतंकवादी हमले के लिए मुख्य आरोपी संगठन द टेररिस्ट फ्रंट टीआरएफ, जो कि एक प्रकार से कई बड़े आतंकी संगठनों का प्रॉक्सी माना जाता है, उसे आज अमेरिका ने आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित करके प्रतिबंध लगा दिया है। और यह कोई अलग इकलौती घटना नहीं है। इससे पूर्व अभी क्वाड की समिट में आतंकवाद और पहलगाम हमले के बारे में विधिवत प्रस्ताव में स्थान मिला। इससे पूर्व भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने कई कूटनीतिक सफलताएं आतंकवाद के संदर्भ में हासिल की हैं। 26/11 के 2008 के हमले के मुख्य आरोपियों में से एक तहव्वुर राणा का अमेरिकी अदालत से प्रत्यर्पण, उससे पहले हाफिज सईद और मसूद अजहर का आतंकवादी घोषित कराना और आज टीआरएफ को आतंकवादी संगठन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के द्वारा प्रतिबंधित कराना, यह दर्शाता है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर में हमने एक तरफ अपने सैन्य कौशल का परिचय दिया, तो अब हम अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अपनी दक्षता का शानदार परिचय दे रहे हैं। अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया हैज प्रूवन इट्स मिलिट्री एक्सीलेंस एंड नाउ विद टुडेज डिसीजन ऑफ US designating TRF as a terrorist organization, it is proving the diplomatic competence of Modi government. और अब इसके बाद जिन लोगों को भारत की विदेश नीति सर्कस नजर आती थी, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जो कुछ विदेश नीति में भारत ने प्राप्त किया है, इसके लिए उनको अपने दिमाग के सर्किट खोलकर समझना चाहिए या अपने सर्किट की जांच करवानी चाहिए। यह बात मैं विनम्रता और दृढ़ता से कह रहा हूं। हम रशिया से S-400 प्राप्त करने वाले देश बने डिस्पाइट द फैक्ट कि हम क्वाड के मेंबर हैं। सेकेंड, S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम हमने रशिया से लिया, जिसने कि इस घटना में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बावजूद अमेरिका ने हम पर प्रतिबंध नहीं लगाया। पॉइंट नंबर 3, प्रतिबंध नहीं लगा वो तो अलग है, हमें प्रीडेटर ड्रोन देने का कॉन्ट्रैक्ट किया जो नेटो के अलावा किसी देश को नहीं दिया। तो वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज गॉट S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम फ्रॉम रशिया एंड प्रीडेटर ड्रोन फ्रॉम अमेरिका। और वैसे जिन लोगों की अभी भी हमदर्दी पड़ोसी मुल्क के साथ रहती है, तो मैं बताना चाहता हूं, प्रीडेटर ड्रोन बनाने वाली जो कंपनी है जनरल डायनेमिक्स, उसके भी जो सीईओ हैं एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, विवेक लाल। हमने ऐसे ऐसे लोग दिए हैं
सत्य नडेला, सुंदर पिचाई, इंदिरा नूई और पड़ोसी मुल्क वालों में लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे और अल-कायदा के चीफ पाए जाते हैं। यह दर्शाता है कि भारत ने किस दक्षता के साथ काम किया। ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में जिस प्रकार आतंकवाद को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ, ये एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कूटनीतिक दक्षता और मोदी जी के नेतृत्व में सहज स्वीकार्यता का प्रमाण है। वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच इज मेंबर ऑफ ब्रिक्स ऑल्सो, विच इज द मेंबर ऑफ क्वाड ऑल्सो। मगर मेरा मानना है इस कूटनीतिक दक्षता को शायद वो लोग नहीं समझ पाते जो कि विदेश में सबसे ज्यादा घूमते हैं और विदेश नीति की सबसे कम समझ रखते हैं। युवा नेता नरेश मीणा ने पिंक सिटी प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी आगामी जन क्रांति यात्रा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह यात्रा 21 जुलाई से शुरू होगी और झालावाड़ के मनोहर थाना स्थित कामखेड़ा बालाजी से आरंभ होगी। नरेश मीणा ने स्पष्ट किया कि यात्रा के मार्ग को लेकर उन्हें अभी तक पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन उनका उद्देश्य भगत सिंह की प्रेरणा से जन जागरूकता फैलाना है। उन्होंने कहा कि वो इस यात्रा में नंगे पैर चलेंगे ताकि समाज में एक सकारात्मक संदेश जाए और लोग उनके साथ जुड़े। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि यात्रा शुरू करने से पहले वो 20 जुलाई को अपने गांव जाएंगे और वहां अपने माँ पिताजी का आशीर्वाद लेंगे ताकि यात्रा को शुभारंभ मिल सके। आज राजनीति को लेकर कोई बात नहीं करना चाहता और ना ही मैं सम्राट और ये जो पिछला दौर है उसको लेकर मैं बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मैं एक नया अध्याय की शुरुआत कर रहा हूं। सच्चाई से, ईमानदारी से आगे रास्ता मुझे तय करना है। मैं मेरे साथियों से जो जनता जनार्दन का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि नरेश मीणा के साथ साथ अगर आपको रहना है तो नरेश मीणा के अगर आपको साथ रहना तो आपको भी संकट झेलने पड़ेंगे। आपको भी जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, आपको भी मुकदमे खाने के लिए तैयार रहना चाहिए, आपको भी आर्थिक नुकसान उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिस तरह से नरेश मीणा ने पिछले 20-25 साल से परिवार को छोड़ रखा है, बच्चों को छोड़ रखा है, उसी तरह से अगर आप नरेश मीणा का साथ देना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, तो आपको भी उसी तरह से मेरे साथ रहना होगा। संकट भी आएंगे, लोग आपको कुचलेंगे भी सही, मुकदमे भी लगाएंगे, जेल भी भेजेंगे, आर्थिक रूप से नुकसान भी करेंगे, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं टिकने देंगे, उनको सबको खत्म कर देंगे। मैं आप सबसे आशीर्वाद मांगता हूं और जब मैं 20 तारीख को सुबह 7 बजे जयपुर से रवाना हूँगा, शिवदासपुरा, टोंक, उनियारा होके इंद्रगढ़, लाखेरी होते हुए, इटावा होते हुए, मांगरोल होते हुए, अटरू होते हुए मेरे गांव जाऊंगा। इस दौरान जो भी साथी, युवा साथी जो सक्षम हैं, मैं किसी को आज कोई 1 रुपए का डीजल नहीं भराता, ना पहले भराता था, ना एक गाड़ी में कोई किराया दूंगा। और मैं ये भी कहता हूं कि जो लोग मेरे साथ मेरे गांव चलना चाहते हैं, मेरे घर चलना चाहते हैं, मेरे घर पर उन लोगों की कोई व्यवस्था नहीं होगी, मेरे पास उनको खाना खिलाने के कोई पैसे नहीं होंगे। जो लोग मेरे साथ गांव चलना चाहते हैं, इस जन क्रांति यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, वो तमाम लोग, वो तमाम साथी अपनी अपनी व्यवस्था से चले। अगर उनको खुले नील के बादलों के नीचे सोना पड़े तो उनको सोना पड़ेगा। उनको हम इस क्रांति यात्रा में 30 किलोमीटर पर डे पैदल चलेंगे। जो सारे लोग मेरे साथ चले वो वही चलेंगे जो पैदल चलेंगे, कोई गाड़ी में नहीं बैठेगा, कोई ऐशो आराम के लिए नहीं। ये वीआईपी कल्चर की क्रांति रैली नहीं है, ये तो संघर्ष की रैली होगी। जिस तरह से भगत सिंह ने फांसी का फंदा इसलिए लगाया कि मैं देश के लाखों करोड़ों युवाओं को फंदा लगाकर फांसी पर झूल कर ये प्रेरणा देना चाहता हूं, ये जगाना चाहता हूं कि जब भगत सिंह फांसी पर खुशी से चढ़ गया भारत को आजाद कराने के लिए, तो है युवा साथियों, छात्र साथियों, तुम भी भारत को आजाद कराने के लिए मुकदमों से मत डरो, जेल जाने से मत डरो, कुर्बानियां देने से मत डरो। उसी तरह से जो मेरे साथ लगना चाहते हैं उनको भी नरेश की तरह कुर्बानियां देनी पड़ेगी, नरेश की तरह संघर्ष करना पड़ेगा। मैं आपसे पत्रकार साथियों ये भी कहना चाहता हूं कि अभी मैं केवल जमानत पर आया हूं।
और पिछले 4 दिन से मैं जिस तरह से स्टेटमेंट दे रहा हूं, जिस तरह से मैं खुले तौर पे बोल रहा हूं, मुझे कल इस तरह सा मैसेज है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद फिर से मुझे जेल डाल दिया जाएगा और शायद इस बार लंबा तावीज भर के लंबी जेल यात्रा मेरी करवाई जा सकती है। पर मुझे चिंता इस बात की नहीं है। मैं 8 महीने जेल में रहा, मेरे को छुड़ाने जो जाते थे, मैंने एक बार भी उनसे नहीं कहा कि मुझे छुड़ाओ। मैंने मेरे घर वालों से कहा, मेरे साथियों से कहा, नरेश मीणा को छुड़ाने के लिए किसी नेता के दरबार में, किसी व्यक्ति के दरबार में कहीं मांगने मत जाओ, भीख मत मंगाओ मेरे लिए। मैंने तो यहां तक कहा, मुझे कोर्ट में भी आप मेरी जमानत मत लगाओ, जब तक एक केस चलेगा, जब तक इस केस का फैसला आएगा, जब तक मुझे इस जेल में पड़े रहने दो। क्योंकि क्रांति तभी आती है, क्रांति बलिदान मांगती है, क्रांति त्याग मांगती है। क्रांति ऐसे 8 महीने की जेल जाने से, डर जाने से नहीं आएगी। अगर ऐसे 8 महीने जेल जाने से क्रांति आ जाए तो नेल्सन मंडेला से बरसों तक जेलों में रहा, कई महान पुरुष जेलों में रहे, वो क्रांति नहीं ला पाते। इसलिए क्रांति लाने के लिए वो सारे जो संकट आने वाले हैं उनके लिए तैयार रहो। इसीलिए आज मैंने आप सबको आमंत्रित किया था, आप इतनी बड़ी तादाद में आए, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आपका इस छोटा युवा साथी, छात्र साथी जिसके पास कुछ नहीं है, वो एक ऐसी लड़ाई लड़ने जा रहा है जिसमें आप लोगों का भी मुझे आशीर्वाद चाहिए, आपका भी प्यार मुझे चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं, ऐसा मौका नरेश मीणा पत्रकार भाइयों, वैसे तो ये बात समाज से की जाती है, परिवार से की जाती है, पर आप सब भी मेरे साथी हो, परिवार हो। ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ शायद आपको भी कहीं न कहीं लग रहा होगा कि सच है। जब आपकी परिवार में, जब किचन में जब फल फ्रूट देखते होंगे या सब्जियों को देखते होंगे तो आप भी कहते होंगे कि गर्म करो, इनको साफ करो। दूध को जब आप आता है आपके घरों में, उसको आपके घी आता है, उसको आज कोई भी चीज सच नहीं है, सब मिलावट है। ये दौर ही मिलावट का है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, ये मिलावट का दौर है और इस दौर को खत्म करने के लिए कोई न कोई क्रांति लानी पड़ेगी। एक बार हमें उम्मीद जगी थी, देश में उम्मीद जगी थी, जब अन्ना हजारे दिल्ली में जब धरना देकर बैठे थे, तब इस देश में एक उम्मीद जगी थी कि कुछ नया इस देश में होगा। लेकिन ढाक के 3 पात, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। कोशिश करूंगा ईमानदारी से जिस रास्ते पे, जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूं, अंतिम सांस तक उसके लिए प्रयास करूंगा और अंतिम सांस तक उसके लिए लड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत राम राम। जयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तारीफ की। बेढम ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आयोजित सहकारिता विभाग का कार्यक्रम बेहद सफल और बेहतरीन तरीके से संपन्न हुआ। इस दौरान उन्होंने राजस्थान में सहकारिता के स्तर में हुए बड़े काम की सराहना की। बेढम ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर सहकारिता विभाग का सृजन किया, जिससे राजस्थान में सहकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार और प्रगति हुई। इसके अलावा बेढम ने पूर्व मुख्यमंत्री की हालिया प्रेस वार्ता पर भी निशाना साधा और उनके बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूंगा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, कि जिन्होंने राजस्थान पहुंचकर यहाँ के सहकारिता के जो लोग हैं उनको एक संदेश दिया कि हम सहकारी संस्थाओं के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं और उनके जीवन स्तर में सुधार ला सकते हैं। भव्य कार्यक्रम हुआ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देना चाहूँगा और हमारे सहकारिता मंत्री आदरणीय गौतम जी दक्ष साहब को भी बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने व्यवस्थित ढंग से एक शानदार कार्यक्रम किया। देखिए, सहकारिता मानव के जीवन में बहुत उपयोगी है और जिन जिन प्रदेशों ने सहकारी संस्थाओं को मजबूत करके सहकारिता के माध्यम से लोगों की मदद करने का काम किया, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है। राजस्थान में सहकारी आंदोलन बहुत पुराना है, लेकिन अभी कुछ दिनों से महाराष्ट्र और गुजरात में
सहकारिता के क्षेत्र में बड़ा काम हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी एफपीओ और दूसरी चीज़ों के साथ लोगों को अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया और सहकारिता विभाग का सृजन किया, जो भारत सरकार में उनके मंत्री के रूप में आदरणीय अमित शाह जी को बनाया है। आगामी आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में भी सहकारिता आंदोलन बढ़ेगा और आम आदमी की ज़िंदगी में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से हम उनकी आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर में सुधार ला करके विकसित राजस्थान का जो संकल्प है उसको पूरा करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सवाल उठाया कि कन्हैया लाल जो हत्याकांड हुआ था उदयपुर में, उसमें न्याय कब तक मिलेगा, क्योंकि चुनाव के दौरान बात की गई थी, लगातार प्रधानमंत्री जी पर भी आरोप लगाया, हर सभा में उन्होंने कन्हैया लाल के मुद्दे पर बात की। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में सकारात्मकता के साथ और हर व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए काम हो रहा है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जी का क्या कह सकते हैं, जनता ही ट्रोल कर रही है, उनको मैं क्या कह सकता हूँ। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार देर रात प्रकोष्ठ अध्यक्ष और संयोजकों की नियुक्ति कर दी है। इसकी जानकारी आज दोपहर एक्स पर लिस्ट शेयर करते हुए दी गई। इसमें उद्योग और व्यापार प्रकोष्ठ से लेकर खेलकूद प्रकोष्ठ तक के कुल 7 नाम शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने जयपुर में सांगानेर और मानसरोवर ब्लॉक के अध्यक्षों की भी नियुक्ति की है। नागौर के मिठड़ी और धीलपुर के राजाखेड़ा में भी ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए हैं। इन नियुक्तियों के साथ कांग्रेस ने अपनी नई टीम को मजबूत करने की कोशिश की है। इन नए अध्यक्षों को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की चुनौती होगी। राजस्थान के पड़ोसी प्रदेशों पर बना नया अवदाब धीरे धीरे राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है। इसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 9 जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया है, तो वहीं मौसम विभाग ने 20 जिलों में भारी बारिश की तात्कालिक चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने 2 जिलों के लिए ऑरेंज और 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 3 घंटे के अंदर तेज बारिश हो सकती है। दरअसल मौसम विभाग ने जोधपुर और बीकानेर जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और इन जिलों में 3 घंटे के अंदर आकाशीय बिजली गिरने के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं सतही हवा भी चल सकती है, जिसकी रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। अजमेर जिले में रात से शुरू हुई तेज बारिश ने शहर की तस्वीर ही बदल दी। शहर के कई इलाकों में भारी जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालात को देखते हुए कलेक्टर ने जिले के सभी स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी की घोषणा कर दी। देखिए, फिलहाल दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों पर एक डिप्रेशन सिस्टम बना हुआ है और अगले 48 घंटों में ये सिस्टम धीरे धीरे लगभग पश्चिम दिशा की ओर यानी उत्तर पूर्वी राजस्थान की तरफ आगे बढ़ने की संभावना है। इस सिस्टम के असर से अगले 48 घंटों के दौरान खासकर पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं भारी, कहीं अति भारी और कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है, यानी कि एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने की संभावना खासकर 18 जुलाई को रहेगी। इस दौरान कोटा संभाग, इसके अलावा अजमेर संभाग और आसपास के लगने वाले जो जोधपुर संभाग के ज़िले हैं, पाली और आसपास के ज़िले में, इनमें कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश होने के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उदयपुर संभाग, वहीं कोटा संभाग और जयपुर संभाग के कुछ भागों में अगले 48 घंटों के दौरान भारी तो कहीं कहीं अति भारी बारिश होने के लिए ऑरेंज अलर्ट भी दिया गया है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग में भी अगले 2-3 दिन ज़्यादातर स्थानों पर मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना है। कहीं कहीं भारी बारिश होने के लिए अगले 3 दिनों के लिए संभावना बनी रहेगी। वहीं पाली, नागौर, इसके अलावा यदि देखें तो जोधपुर, जालौर और आसपास के ज़िलों में भी 18 जुलाई को कहीं कहीं अति भारी बारिश और 1-2 स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश होने की भी संभावना है। तो कुल मिलाकर अगले 3 दिनों के दौरान राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। अधिकांश भागों में मध्यम से तेज़ तो कहीं कहीं भारी और अति भारी बारिश होने की संभावना है। खासकर 18 जो जुलाई है उसके लिए कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट भी दिया गया है। विशेष रूप से 19 जुलाई से इस सिस्टम का असर जो है वो धीरे धीरे कम होगा और 20 जुलाई से भारी बारिश की गतिविधियों में कमी होने की प्रबल संभावना है। पुष्कर में सुबह से हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पुष्कर सरोवर में 10 फीट से अधिक पानी की आवक दर्ज की गई। कस्बे की निचली बस्तियों में स्थिति चिंताजनक है। सड़कों, घरों, होटल, धर्मशालाओं और दुकानों में पानी घुस गया है। डूबे क्षेत्र में स्थिति 100 से अधिक होटल और करीब 1000
रिहायशी मकान बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं। सरोवर में पानी की आवक फीडर से जारी की जा रही है। वराह घाट, नरसिंह घाट, पुराना गंजी मंदिर, माली मोहल्ला, मिश्रा का मोहल्ला, सावित्री रोड और गुरुद्वारा क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। स्थानीय निवासी घरों में कैद हैं और बाजारों में सन्नाटा है। ये स्थिति 2019 की बाढ़ जैसी है। जल भराव से कई स्थानों पर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बिजली और संचार सेवाएं आंशिक रूप से बाधित हैं। उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल ने बताया कि आपदा प्रबंधन दल सतर्क है। राजसमंद में स्कूली बच्चों से भरा एक स्कूली वाहन पानी के बहाव में फंस गया। वहां एलजी होटल के पास लखेला तालाब फट गया, जिससे केलवाड़ा इलाके में स्कूली बस पानी में फंस गई। वहां तेज बारिश के बाद कई इलाकों में रास्तों में पानी आ गया और ऊंचे पेड़ पानी के तेज वेग में डूब गए। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया और इसके साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमों को बचाव के लिए भेजा गया। शुरुआती तौर पर लगातार तेज बहाव के चलते वैन में सवार बच्चों के लिए परेशानी खड़ी हो गई। स्कूल वैन के पानी में फंसने के बाद बच्चे पेड़ पर चढ़कर मदद मांगते दिखे। हालांकि अब एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। गृह, गोपालन, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग के राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने पंचायत समिति सभागार डीग में आयोजित जिला जन अभाव अभियोग और सतर्कता समिति और जिला स्तरीय जन सुनवाई में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का समाधान मानवीय दृष्टिकोण से करने के निर्देश दिए। बेढम ने वर्षा के मौसम को ध्यान में रखते हुए साफ सफाई सुनिश्चित करने और जल भराव संबंधित समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी। इस दौरान जिला कलेक्टर डीग उत्सव कौशल भी उपस्थित रहे। जनसुनवाई के दौरान गृह राज्य मंत्री ने कहा कि यदि कोई भी परिवादी राजकीय कार्यालय में समस्या लेकर पहुंचे तो अधिकारी उसे समाधान से अवगत कराएं और उचित कार्रवाई करें। अभी के लिए केवल इतना ही। देखते रहें रिपोर्ट राजस्थान। धन्यवाद।